हेलो एवरीवन, भी आपका इम्पोर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिष्ठा का प्रतीक क्या है। अगला क्वेश्चन, दलित से आप क्या समझते हैं। लघु उत्तरीय प्रश्न, परिवर्तन में भारतीय संविधान की भूमिका की विवेचना कीजिए। तो ये क्वेश्चन। हेलो एवरीवन, आई एम सुगम, वेलकम बैक। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होगी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने एसपी स्टडी यूट्यूब चैनल पर। तो गाइस यहाँ पर आज हम देखने वाले हैं समाज शास्त्र का जो आपका पेपर है उसका फुल सॉल्यूशन। तो गाइस ये है आपका ऐसा वीडियो जहाँ पर समाज शास्त्र की आप करके जाओगे फुल तैयारी। ठीक है, अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, सोशियोलॉजी के पेपर में आप फुल मार्क्स लाना चाहते हो, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। यहाँ पर गाइस उन सभी क्वेश्चंस को हम देखेंगे, साथ में आपको आंसर भी मिलेगा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए। पहले यहाँ पर गाइस हम डिस्कस करेंगे जो आपके लघु उत्तरीय प्रश्न दिए जाते हैं वो कौन कौन से इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, तो पहले देख लीजिए गाइस फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपका क्या दिया गया है। तो देखिए गाइस, पहला प्रश्न है कि अदृश्य हाथ से क्या तात्पर्य है। ठीक है, तो देखिए इसका आंसर आप वहां पर लिखोगे अदृश्य हाथ से क्या तात्पर्य है एडम स्मिथ के अनुसार। तो इन्होंने कहा है कि अदृश्य हाथ एक अदृश्य तंत्र को संदर्भित करता है जो संसाधनों की आपूर्ति और मांग के बीच संतुलन बनाए रखता है। इस प्रकार ऐसा प्रतीत होता है कि कोई एक अदृश्य बल यहाँ काम करता है जो इन व्यक्तियों के लाभ की प्रवृत्ति को समाज के लाभ में बदल देता है। अब यहाँ पर इसका आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले लीजिए। ठीक है, अदृश्य हाथ क्या है। इसी के साथ साथ गाइस यहाँ पर देखते चलिए कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको कौन कौन से तैयार करने हैं, कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन हैं जो इम्पोर्टेंट हैं। तो आप लिख लीजिए पहला प्रश्न कि राष्ट्रवाद का जन्म किसके परिणाम स्वरूप हुआ। राष्ट्रवाद का जन्म किसके परिणाम स्वरूप हुआ। यहाँ पर ऑप्शन आपको मिलेंगे संप्रदायवाद, जातिवाद, उपनिवेशवाद या फिर प्रजातिवाद। तो आपको ध्यान रखना है कि राष्ट्रवाद का जो जन्म है वो किसके परिणाम स्वरूप हुआ, उपनिवेशवाद के परिणाम स्वरूप। ठीक है, राष्ट्रवाद का जन्म उपनिवेशवाद के परिणाम स्वरूप हुआ। ठीक है, इसी के साथ आपको यहाँ पर एक क्वेश्चन और नोट कर लेना है। साथ ही साथ सारी बुक से, पूरी बुक से जो आपके इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, उनको भी यहाँ पर हम देखते चलेंगे। ठीक है, अब चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन कौन सा आप तैयार करेंगे उसको देख लीजिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो आपको ये तैयार कर लेना है कि भारत में जनजातीय आंदोलन का प्रकार है। ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन यहाँ पर है कि मसीही आंदोलन, आर्थिक शोषण से प्रेरित आंदोलन, विशुद्ध राजनीतिक आंदोलन या फिर उपर्युक्त सभी प्रकार के आंदोलन। तो आपको ध्यान रखना है कि भारत में जनजातीय आंदोलन का प्रकार जो नेक्स्ट आपका जो आपका लास्ट में ऑप्शन है उपर्युक्त सभी प्रकार के आंदोलन, वही हो जाएगा आपका राइट ऑप्शन। ठीक है, इसी के साथ साथ अगला क्वेश्चन आपको कौन सा तैयार करना है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, साथ ही साथ लिखते चलिए। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आप ये तैयार करेंगे कि भारत में निर्धनता का प्रमुख कारण क्या है। विकसित कृषि या फिर विकसित उद्योग या फिर विकसित व्यापार। एंड नेक्स्ट ऑप्शन मिलेगा कि रोजगारपरक शिक्षा का अभाव। तो भारत में निर्धनता का प्रमुख कारण यहाँ पर पूछा गया है। तो ऑप्शन क्या आते हैं कि विकसित कृषि है निर्धनता का प्रमुख कारण, या फिर विकसित उद्योग है, या फिर विकसित व्यापार है। तो जो आपका एंड में ऑप्शन है कि रोजगार परक शिक्षा का अभाव, यही आपका हो जाएगा राइट ऑप्शन। अब लघु उत्तरीय प्रश्न में क्वेश्चन पहला क्या देखा, अदृश्य हाथ से क्या तात्पर्य है। इसी के साथ एक क्वेश्चन यहाँ पर आप और नोट कर लीजिए, वो भी आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन है कि आज नागरिक समाज में संगठनों की क्या प्रासंगिकता है। ठीक है, ये आपका इम्पोर्टेंट है। इसी के साथ यहाँ पर अगला क्वेश्चन देख लीजिए। लघु उत्तरीय प्रश्न में नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सामाजिक परिवर्तन और सामाजिक आंदोलन में अंतर स्पष्ट कीजिए। सामाजिक परिवर्तन
और सामाजिक आंदोलन में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पर देखिए आप लिखोगे कि सामाजिक परिवर्तन तथा सामाजिक आंदोलन में निश्चित रूप से एक संबंध होता है, परंतु ये दोनों संकल्पनाएं अलग अलग हैं। इन दोनों में निम्नलिखित अंतर पाए जाते हैं। पहला, सामाजिक परिवर्तन का कोई तत्कालिक एवं स्पष्ट, अब देखिए इसके आगे आप क्या लिखोगे उसको देख लीजिए। इसके बाद यहाँ पर गाइस आगे आपको ये लिखना है, यहाँ पर देखिए इसके आगे आप लिखोगे कि उद्देश्य नहीं होता, परंतु प्रत्येक सामाजिक आंदोलन का कोई निश्चित उद्देश्य अवश्य होता है। उद्देश्य की प्राप्ति हो जाने पर आंदोलन समाप्त कर दिया जाता है। इसके बाद इतना लिखने के बाद यहाँ पर देखिए नेक्स्ट आप लिखोगे कि सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया अचेतन रूप से चलती रहती है। इसके लिए किसी समूह या वर्ग को संगठित होकर किए जाते हैं तथा इसके लिए संबंधित समूह या वर्ग को संगठित होकर प्रयास करने पड़ते हैं। अगला ऑप्शन यहाँ पर आपको अगला पॉइंट आपको लिखना है कि सामाजिक परिवर्तन एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। इससे भिन्न सामाजिक आंदोलन समिति अवधि के लिए होते हैं। ठीक है, तो ये आपको लिखना है। इसके बाद यहाँ पर अगला क्वेश्चन आप कौन सा तैयार करोगे लघु उत्तरीय प्रश्न में, उसको देख लीजिए। तो एक क्वेश्चन आप यहाँ पर क्या देख चुके हो, अदृश्य हाथ क्या है, अदृश्य हाथ से क्या तात्पर्य है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपको बताया गया था कि आज नागरिक समाज में संगठनों की क्या प्रासंगिकता है। ये क्वेश्चन भी आपका इम्पोर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपने क्या देखा, ये अगला क्वेश्चन कौन सा तैयार करोगे उसको देख लीजिए। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि सामुदायिक पहचान क्या होती है, वह कैसे बनती है। ठीक है, सामुदायिक पहचान क्या होती है और वह कैसे बनती है। तो चलिए इसका आंसर देख लीजिए। आप लिखोगे कि प्रत्येक व्यक्ति को अपना अस्तित्व बनाए रखने हेतु एक स्थायी पहचान की आवश्यकता होती है। सामाजिकरण की प्रक्रिया द्वारा हमें पता चलता है कि हमारे माता पिता, परिजन, नातेदार समूह तथा समुदाय कौन सा है। समुदाय ही हमें भाषा और संस्कृति मूल्य प्रदान करता है तथा हमारी स्वयं की पहचान को बनाता है। सामुदायिक पहचान जन्म तथा संबंधित होने के अभाव पर आधारित होती है। यह हमें किसी अर्जित योग्यता या उपलब्धि के आधार पर प्राप्त नहीं होती। जिस समुदाय में हमने जन्म लिया है उसकी सदस्यता हमें जन्म से ही मिल जाती है तथा वह हमारी पहचान बन जाती है। परिवारों, धार्मिक अथवा क्षेत्रीय समुदाय की सहायता के लिए ना कोई योग्यता एवं कुशलता की आवश्यकता होती है और ना ही किसी प्रकार की परीक्षा पास करनी पड़ती है। तो क्वेश्चन आपका क्या दिया गया था, एक बार क्वेश्चन को पढ़िए कि सामुदायिक पहचान क्या होती है और वह कैसे बनती है। ठीक है, तो सामुदायिक पहचान क्या होती है और वह कैसे बनती है। दो बार सिर्फ इस क्वेश्चन के आंसर को आपको पढ़ना है, एकदम सही ढंग से आपको इस क्वेश्चन का जो आंसर है गाइस वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब इसी के साथ साथ गाइस लघु उत्तरीय प्रश्न में कुछ और भी आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, तो चलिए उनको भी यहाँ पर देख लेते हैं। तो एक और क्वेश्चन आप नोट कर लीजिए, लघु उत्तरीय प्रश्न में सारे ही क्वेश्चन आपको बताए जाएंगे, वहां पर कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। एक क्वेश्चन और नोट कर लीजिए कि सामाजिक सर्वेक्षण किसे कहते हैं। ठीक है, सामाजिक सर्वेक्षण किसे कहते हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन आपका। इसी के साथ यहाँ पर कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और भी देख लीजिए जो आपके बार बार क्वेश्चन आस्क किए जाते हैं बोर्ड एग्जाम में। क्वेश्चन है कि समाजशास्त्र में किस पद्धति का प्रयोग होता है। ऑप्शन मिलेंगे सांख्यिकीय, तुलनात्मक और नेक्स्ट ऑप्शन दे दिया जाएगा ऐतिहासिक। इसी तरह से अगला ऑप्शन वहां पर दे दिया जाएगा वैज्ञानिक। तो आपको ध्यान रखना है कि समाजशास्त्र में किस पद्धति का प्रयोग होता है, वैज्ञानिक पद्धति का। ठीक है, जो आपका एंड में ऑप्शन मिलेगा वही होगा आपका राइट ऑप्शन। इसी के साथ एक और क्वेश्चन यहाँ पर देख लीजिए कि साक्षात्कार पद्धति का उद्देश्य है। तो साक्षात्कार पद्धति का उद्देश्य क्या है, प्रत्यक्ष संपर्क, पूर्ण जानकारी प्राप्त करना, व्यक्तिगत सूचनाएं प्राप्त करना या फिर ये सभी उद्देश्य। तो ध्यान रखना कि साक्षात्कार पद्धति का उद्देश्य प्रत्यक्ष संपर्क, पूर्ण जानकारी प्राप्त करना, व्यक्तिगत सूचनाएं प्राप्त करना, यानी ये सभी उद्देश्य हैं।
ठीक है, तो ये आपके जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो उनको साथ ही साथ आप देखते चलिए और लिख लीजिए। इसी के साथ अगला क्वेश्चन आप कौन सा तैयार करेंगे, लघु उत्तरीय प्रश्न में और समाजशास्त्र में, चलिए उसको देख लेते हैं। ठीक है, साथ में यहाँ पर आपको उसका आंसर भी मिलेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या है कि हित समूह प्रकारशील लोकतंत्र के अभिन्न अंग है, चर्चा कीजिए। ठीक है, तो देखिए आप लिखोगे कि किसी भी लोकतांत्रिक देश में हित समूहों का विशेष महत्व होता है। और गाइस अगर इस वीडियो का आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उसमें हमने देखे थे जो आपके अतिलघु उत्तरीय प्रश्न हैं और जो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए जाते हैं वो कौन कौन से इम्पोर्टेंट हैं। तो अगर इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो उसको आप ज़रूर देख लें। ठीक है, यहाँ पर आप लिखोगे किसी भी लोकतांत्रिक देश में हित समूहों का विशेष महत्व होता है। राजनीतिक दल ही हित समूह के मुद्दों को उठाते हैं ताकि वे उनका समर्थन कर सके। यदि किसी हित समूह को लगता है कि उसके हित की बात नहीं की जा रही है तो वह एक अलग राजनीतिक दल बना लेता है। हित समूह राजनीतिक क्षेत्र में कुछ निश्चित हितों को पूरा करने के लिए बनाए जाते हैं। उनका उद्देश्य वैधानिक अंगों के सदस्यों का समर्थन प्राप्त करना है। बिना हित समूहों के एक प्रकारात्मक लोकतंत्र की कल्पना नहीं की जा सकती। अब चलिए इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि इम्पोर्टेंट है आपका ये क्वेश्चन क्या था कि हित समूह प्रकारशील लोकतंत्र के अभिन्न अंग है, चर्चा कीजिए। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि इसका आंसर आप किस तरह से लिखोगे। ठीक है, तो गाइस समाजशास्त्र में जो भी आपके क्वेश्चंस दिए गए हैं आप एक या फिर दो तीन बार आपको सिर्फ पढ़ना है और उनको एक बार लिख कर देख लेना है। ठीक है, पेपर आपका अच्छा हो जाएगा। और गाइस जो आपके मॉडल पेपर पीछे दिए जाते हैं तो उनको आपको हल करके ही बोर्ड एग्जाम देने जाना है। जो आपके 3 पेपर दिए जाते हैं सिंपल पेपर पीछे, तो उनको आप ज़रूर सॉल्व करें, उसके बाद ही आप बोर्ड एग्जाम देने जाएं। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है इसमें उसको देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है कि अस्पृश्यता क्या है। तो चलिए इसका आंसर देख लीजिए। आप वहाँ पर इस तरह से लिख कर आओगे कि अस्पृश्यता जाति व्यवस्था का एक अत्यंत घृणित एवं दूषित पहलू है जो धार्मिक एवं कर्मकांडीय दृष्टि से शुद्धता एवं अशुद्धता के पैमाने पर सबसे भिन्न जातियों के सदस्यों के विरुद्ध अत्यंत कठोर सामाजिक नियोक्ताओं का विधान करता है। असदृश्य अर्थात अछूत मानी जाने वाली जातियों का जाति सोपान या अधिक्रम में कोई ही स्थान नहीं रहा। उन्हें इतना अशुद्ध एवं अपवित्र माना जाता रहा है कि उनके जरा छू जाने से ही अन्य सभी जातियों के सदस्य अशुद्ध हो जाते हैं। अब देखिए आपको समझ आ गया होगा कि अस्पृश्यता क्या है। सिर्फ आपको 2 बार इसको पढ़ना है, सही ध्यान से पढ़ना है, अच्छे से आपको याद हो जाएगा, अच्छे से वहाँ पर आप लिख कर भी आओगे। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्या है कि प्रतिवेदन किसे कहते हैं। आप लिखोगे कि वैज्ञानिक पद्धति का अंतिम चरण प्रतिवेदन तैयार करना है। प्रतिवेदन को इसलिए महत्वपूर्ण स्थान दिया जाता है क्योंकि इसमें अन्य सभी चरणों का संपूर्ण विवरण दिया जाता है। विवरण इस प्रकार से दिया जाता है ताकि इसे पढ़ने वाले लेखक, ठीक है, इतना लिखने के बाद फिर देखिए यहाँ पर आपको क्या लिखना है। इतना लिखने के बाद फिर देखिए यहाँ पर गाइस आप इस तरह से लिखोगे, पढ़ने वाले लेखक जो कहना चाहते हैं उसे समझ सकें। ठीक है, इसमें अध्ययन के समय आई कठिनाइयों तथा अन्य अनुभवों का भी संक्षेप में विवरण दिया जाता है। अगला क्वेश्चन जो आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि कृषक समाज क्या है। आप लिखोगे कृषक समाज की अवधारणा के जनक रेडफील्ड हैं। रेडफील्ड के अनुसार इन्होंने कहा है कि कृषक उन्हें कहा जा सकता है जो कि कृषि अपने निर्वाह के लिए करते हैं। कृषक समाज में थोड़ी बहुत आर्थिक असमानताएं हो सकती हैं किंतु ये अपेक्षाकृत एवं अस्थिकृत पर अविभेदीकृत समुदाय होता है। तो देखिए कृषक समाज क्या है, आप इस तरह से लिखोगे। इसके बाद वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, आपको भी पता है, पेपर उठाकर देखना, क्वेश्चन कई बार पूछा गया है बोर्ड एग्जाम में। क्वेश्चन क्या है कि भारत में
हरित क्रांति के सामाजिक आर्थिक प्रभावों की विवेचना कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आप लिखोगे कि ग्रामीण भारत का प्रमुख व्यवसाय कृषि रहा है। यह कृषि भी जीवन यापन के रूप में की जाती रही है, परंतु नवीन ज्ञान व तकनीक के द्वारा खेती एक व्यवसाय के रूप में विकसित होने लगी है। इसके बाद यहाँ पर हरित क्रांति के सामाजिक आर्थिक परिणाम, और इसमें आप लिखोगे कि ग्रामीण समाज में, देखिए इसके बाद यहाँ पर आपको लिखना है कि ग्रामीण समाज में असमानताओं में वृद्धि 1960 एवं 1970 के दशक में हरित क्रांति के परिणाम स्वरूप ग्रामीण समाज में असमानताएं बढ़ गईं। हरित क्रांति की फसलें अधिक लाभ वाली थीं, इसलिए इनका लाभ अच्छी आर्थिक स्थिति वाले ऐसे किसानों को हुआ जिनके पास जमीन पूंजी तकनीक ने पट्टेदार कृषकों से अपनी भूमि वापस ले ली तथा इससे धनी किसान और अधिक संपन्न हो गए। अब इसको गाइस आपको एक दो बार पढ़ना है अच्छे से कि ग्रामीण समाज में असमानताओं में वृद्धि, हेडिंग डालने के बाद आप क्या लिखोगे कि 1960 एवं 1970 के दशक में हरित क्रांति के परिणाम स्वरूप ग्रामीण समाज में असमानताएं बढ़ गईं। हरित क्रांति की फसलें अधिक लाभ वाली थी, इसलिए इनका लाभ अच्छी आर्थिक स्थिति वाले ऐसे किसानों को हुआ जिनके पास जमीन पूंजी तकनीक में पट्टेदार कृषकों से अपनी भूमि वापस ले ली तथा इससे धनी किसान और अधिक संपन्न हो गए। इसके बाद यहाँ पर आपको लिखना है कि ग्रामीण क्षेत्रों से नगरीय क्षेत्रों में प्रवसन में वृद्धि। इसमें आप लिखोगे कृषि उपकरणों जैसे टेलर, ट्रैक्टर, थ्रेसर व हार्वेस्टर के प्रयोग ने सेवा प्रदान करने वाली जातियों के उन समूहों को बेदखल कर दिया जो कृषि संबंधी क्रियाकलापों को करते थे। ठीक है, तो देखिएगा इसे यहाँ पर लघु उत्तरीय प्रश्न में कौन कौन से आपके जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, जो क्वेश्चन आपके हर बार पूछ लिए जाते हैं बोर्ड एग्जाम में, उन क्वेश्चंस को यहाँ पर आप देख रहे हो। इसी तरह से गाइस कुछ और भी आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है लघु उत्तरीय प्रश्न में, चलिए उनको भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नोट कर लीजिए कि प्रतिष्ठा का प्रतीक क्या है। ठीक है, लघु उत्तरीय प्रश्न में पहले नोट कर लीजिए कि वहां पर एक भी क्वेश्चन आपका ना छूटे। और प्रतिष्ठा का प्रतीक क्या है। अगला क्वेश्चन, दलित से आप क्या समझते हैं। लघु उत्तरीय प्रश्न में मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन कि दलित से आप क्या समझते हैं, नोट कर लिया। इसके बाद गाइस अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आप तैयार करेंगे कृषक एवं नव किसान आंदोलन के मध्य अंतर स्पष्ट कीजिए। कृषक एवं नव किसान आंदोलन के मध्य अंतर स्पष्ट कीजिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। दलित से आप क्या समझते हैं, कई बार पूछा गया है। अदृश्य हाथ आप देख चुके हो क्या है। ठीक है, कृषक समाज क्या है, हरित क्रांति क्या है, यही आपके क्वेश्चन आज किए जाते हैं। एक और क्वेश्चन नोट कर लीजिए, कृषक एवं नव किसान आंदोलन के मध्य अंतर स्पष्ट कीजिए। कृषक एवं नव किसान आंदोलन के मध्य अंतर स्पष्ट कीजिए, ये भी है आपका गाइस मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, अब चलिए इसके बाद तो यहाँ पर आपने देख लिए हैं कि जो आपके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस दिए जाते हैं यानी लघु उत्तरीय प्रश्न कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर देखिए विस्तृत उत्तरीय प्रश्न में आप कौन कौन से प्रश्न तैयार करोगे। ठीक है, तो देखिए गाइस पहला प्रश्न है कि माल्थस के जनसंख्या सिद्धांत की विवेचना कीजिए। सामाजिक परिवर्तन में भारतीय संविधान की भूमिका की विवेचना कीजिए। तो ये क्वेश्चन, ठीक है, ये क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट है विस्तृत उत्तरीय प्रश्न में। अब यहाँ पर देखिए हमने देख लिए हैं कि आपको लघु उत्तरीय प्रश्न कौन कौन से तैयार करने हैं। विस्तृत उत्तरीय प्रश्न में पहला प्रश्न क्या है कि माल्थस के जनसंख्या सिद्धांत की विवेचना, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और अगला क्वेश्चन क्या है कि सामाजिक परिवर्तन से भारतीय संविधान की भूमिका की विवेचना कीजिए। तो दो क्वेश्चन यहाँ पर आपने देख लिए। इसी के साथ विस्तृत उत्तरीय प्रश्न में एक क्वेश्चन जो कई बार पूछा गया है उसको भी नोट कर लीजिए कि मातृवंशीय परिवार से आप क्या समझते हैं। ठीक है गाइस, मातृवंशीय परिवार से आप क्या समझते हैं, ये भी आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट है समाजशास्त्र के पेपर के लिए।
तो आई होप आपको समझ आ रहा होगा कि पूरी बुक से कि जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो हर बार बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आज किए जाते हैं, वो क्वेश्चन आपके कौन कौन से हैं। एक और क्वेश्चन आप नोट कर लीजिए, विस्तृत प्रश्न में कि सांप्रदायिकता विवरण के लिए सुझाव दीजिए। सांप्रदायिकता विवरण के लिए सुझाव दीजिए, ये भी आपका इम्पोर्टेंट है, ठीक है, बोर्ड एग्जाम के लिए। तो विस्तृत में अभी और भी आपके कई क्वेश्चन रह गए हैं और उनके आंसर भी आपको साथ में मिलेंगे, ठीक है। तो जो रह गए हैं क्वेश्चन वो हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है गाइस। तो अगर वीडियो अच्छा लगा है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और अपने सभी दोस्तों में एक बार इस वीडियो को आप शेयर ज़रूर करें। ओके, थैंक यू सो मच।